हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिम कॉर्बेट फ़ैन क्लब अगेन। तो जिम कॉर्बेट साहब ने ऐसा क्यों कहा कि उन चारों आदमियों को मैं अपनी टोपी उतार के सम्मान देना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, उनको हैट्स ऑफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन चारों ने वो करके दिखा दिया उस परिस्थिति में जो कि शायद और कोई नहीं कर पाता। तो कौन थे वो चारों आदमी और ऐसी क्या परिस्थिति थी और ऐसा उन्होंने क्या करके दिखा दिया कि जिम कॉर्बेट जैसा महान शिकारी भी उनको हैट्स ऑफ करना चाहता था, उनको सैल्यूट करना चाहता था, अपनी टोपी उतार के उन्हें सम्मान देना चाहता था। तो क्या है पूरी कहानी, आइए सुनाता हूँ। बात है 1938 की, जब जिम कॉर्बेट साहब अपना मैन ईटिंग करियर का अंत कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया था कि ये मेरे मैन ईटिंग हंटिंग करियर का आखिरी शिकार होगा, क्योंकि 1938 में उम्र हो चली थी 60 प्लस, कहने का मतलब कि बूढ़े हो चले थे और अब वो सुकून चाहते थे, शांति चाहते थे। क्योंकि मैन ईटिंग करियर जो होता है ना, उसमें आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, ना ब्रेकफास्ट का पता, ना लंच का पता, ना डिनर का पता। जंगलों में भटक रहे हैं 2-2, 3-3 दिन भूखे प्यासे, और इससे उनकी सेहत पे फ़र्क पड़ने लगा था। उनकी बहन मैगी भी उनसे कहने लगी थी कि अब बस बहुत हो गया, और अब वो अपने मैन ईटिंग करियर का अंत करना चाहते थे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग में उनसे ये कहा गया था कि बस ये 3 बाघ तुम और मार दो, उसके बाद हम तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। और वो था चौगढ़ की टाइग्रेस, मोहान का मैन ईटर और थाक का टाइगर, जो कि बाद में टाइग्रेस निकली। चौगढ़ की टाइग्रेस का वो अंत कर चुके थे, मोहान के मैन ईटर का भी आतंक का राज समाप्त हो चुका था। अब बस रह गया था तो रह गई थी तो बस थाक की मैन ईटिंग टाइग्रेस। तो जब वो थाक गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में चूका पड़ा, और चूका में थाक गांव का उनको मुखिया मिल गया। मुखिया जी ने कहा, अरे कारपेट साहब, उनको कारपेट साहब कहा करते थे लोग, अरे कारपेट साहब आप कहाँ जा रहे हैं? थाक तो अब खाली पड़ा है, हर घर हर आंगन अब शेर के आतंक से खाली पड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं है थाक जाने से। जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि मैं तो थाक में अपना कैंप लगाना चाहता हूँ, उसको अपना हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। मैं तो जंगलों में जाऊँगा, बस शाम को आके खाने पानी के लिए मुझे बस वहाँ टेंट लगाना है। मुखिया जी ने कहा कि अगर आप टेंट लगाना चाहते हैं तो यहीं लगा लीजिए, चूका में। यहाँ से 2 मील दूर ही है थाक, और फिर उसके आगे जंगल शुरू हो जाता है। थाक एक ऐसा गांव था जिसके 3 तरफ से जंगल थे, और उसमें आने और जाने का बस एक ही रास्ता था, चूका की तरफ से। तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि ठीक है। उनके साथ उनके 4 आदमी हमेशा चलते थे, जो उनका राशन, उनका सामान, उनका जो भी कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स होते थे वो सब उठा के चलते थे। तो उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि चलो ऐसा है कि यहीं पे ही कैंप लगा लो चूका में, और चूका में कैंप लगा लिया गया। और उसके बाद वहाँ पे एक भैंस जो थी, एक बफलो जो थी, एक वहाँ मरी पड़ी हुई थी, और जिम कॉर्बेट साहब समझ गए कि शायद शेर ने ही इसको मारा हो। तो वहाँ एक बादाम के पेड़ पे, आलमंड ट्री पे, वो 2 डालियों के बीच में ऐसे रस्सियाँ बुन के वो वहाँ अपनी गन लेके बैठ गए कि अगर वो शेरनी इस बफलो को खाने के लिए आती है तो मैं उसको मार दूँगा। 2-3 रातें हो गई और वो नहीं आई। महीना नवंबर का था, ठंड बहुत हो रही थी, और रोज़ रात को उस ठंडी हवाओं में पूरी पूरी रात पेड़ पे बैठने से उनको ठंड लग गई थी, उनको फ्लू हो गया था, और शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, उम्र भी हो चली थी। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस शिकार को मैं करके रहूँगा, क्योंकि 30 नवंबर तक अगर मैं इसको नहीं मार पाया तो फिर मैं इसको नहीं मारूँगा, फिर मैं सरकार से कह दूँगा कि कोई और शिकारी इसको मारने के लिए भेज दे। तो 29 नवंबर हो चुकी थी, पूरा नवंबर जिम कॉर्बेट साहब ठंड में, जाड़े में, क्योंकि नवंबर में पहाड़ों पे बहुत ठंड हो जाती है। तभी वहाँ एक और गांव था पास में, शायद उसका नाम था सैम। मैं बहुत पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन सेम गांव के लोगों ने उनसे कहा
कि कॉर्बेट साहब अब वो भैंस को खाने के लिए नहीं आएगा, आप ऐसा कीजिए कि बकरियों को बांध दीजिए। और बकरियां कॉर्बेट साहब अपने साथ लेके भी आए थे, क्योंकि ये जो पहाड़ी शेर होते हैं ना, ये बकरियां बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि कॉर्बेट साहब का ऐसी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन गांव वालों के कहने पे वो वापस जंगलों में गए, उस नाले में, उस नहर के पास, उस नदी के पास, जहाँ पे अक्सर उस टाइगर के पैरों के निशान उस टाइग्रस के दिखे थे। तो एक तरफ नहर की तरफ यानी कि नदी की तरफ तो उन्होंने एक बकरी बांध दी, एक बकरी उसने पेड़ की तरफ बांध दी, और फिर से वो एक बादाम के पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। और अब वो एक ऐसी पोजीशन पे थे कि उन्हें राइट वाली बकरी, लेफ़्ट वाली बकरी और वो दूर जहाँ उसने वो भैंस मारी थी, वो तीनों बहुत क्लियर दिख रहे थे। अब उसने कहा, जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि जहाँ भी शेर आएगा मैं उसको आसानी से गन डाउन कर सकता हूँ। तो जिम कॉर्बेट साहब बैठे रहे, पूरी शाम बीत गई, रात हो गई, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए क्योंकि अब तक ठंड उनको जकड़ चुकी थी। नवंबर 30 यानी कि दिसंबर स्टार्ट होने वाला था और बहुत ज़्यादा ठंड होने लग रही थी, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। वो पेड़ से उतर के नीचे आ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने कैंप में जा रहा हूँ, अब बस दिस इज़ द एंड ऑफ माय मैन ईटिंग हंटिंग करियर। और उन्होंने क्या किया, उनके जो 4 आदमी उनके साथ थे, पास ही में एक टूटा फूटा मकान था, उन्होंने ये कहा था कि तुम चारों ऊपर रहो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ नीचे मत उतर के आना। जिम कॉर्बेट साहब नीचे उतरे, उन्होंने एक बकरी को खोला, दूसरी बकरी को खोला, जाके आवाज़ लगाई, उन चारों को नीचे उतारा। बोले भाई अब शरीर साथ नहीं दे रहा, ठंड लग चुकी है, बुखार मुझे आ रहा है, खांसी ज़ुकाम हो चुका है, अब मुझे थोड़ा मेडिकेशन चाहिए, मुझे वापस कैंप जाना है। और ये कह के वो वापस चल दिए अपने आदमियों को लेके। और जब वो जा रहे थे और दिल में बड़ा अफसोस था कि अपने करियर का आखिरी शिकार मैं नहीं कर पाया, और ये सब यही सोचते हुए अफसोस अपने दिल में लेके वो जब जा रहे थे, तभी उनके कानों ने सुना कि 1 मील की दूरी पे वो बागेन दहाड़ी, द टाइग्रस रोड। और जैसे ही वो दहाड़ी जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करी। अब यहाँ से कहानी में आ जाता है टर्निंग पॉइंट। जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करी कि ये महीना नवंबर का है और ये टाइगर्स का मेटिंग सीज़न होता है, और जिस टाइप की वो टाइग्रस आवाज़ लगा रही है, इट मीन्स कि शी नीड्स अ मेट, उसको एक साथी की ज़रूरत है, वो एक शेर को ढूंढ रही है समागम करने के लिए। और जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं एक टाइगर की आवाज़ निकाल के इसको अपने पास बुला लूं और जैसे ही आए मैं इसको वहां शूट कर दूं तो काम बन सकता है। लेकिन अब सिर्फ आधे घंटे की रोशनी रह गई थी। अब जंगल में तो ऐसा होता नहीं कि स्ट्रीट लाइट्स हैं चारों तरफ खंभों पे और आप रोशनी भरपूर है जैसा शहरों में होता है, ऐसा तो था नहीं। जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि अगर मैंने इसे बुला लिया और अंधेरा हो गया तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं इसे मार पाऊंगा और या मैं इसको नहीं मार पाऊंगा। और अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो जहां मैं अभी खड़ा हूं अपने चारों आदमियों को लेके, यहाँ से मेरा कैंप 2 मील की दूरी पे है और रास्ते में घना जंगल है। हम 5 में से शायद यही हो सकता है कि 2 या 3 उस कैंप तक ना पहुंच पाएँ। लेकिन फिर भी जिम कॉर्बेट साहब ने रिस्क लिया। ये देखने के बावजूद भी कि अंधेरा हो रहा है, जिम कॉर्बेट साहब ने अपने मुंह के चारों तरफ ऐसे हाथ बनाए और ही रोड। उन्होंने टाइगर की वो आवाज़ निकाली जो आवाज़ एक टाइगर एक साथी को ढूंढते समय लगाता है, और तुरंत ही उस आवाज़ का जवाब भी आया। 3-4 मिनट बाद जिम कॉर्बेट साहब ने फिर आवाज़ निकाली और फिर वहाँ से जवाब आया। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों से कहा कि मैं इस चट्टान के ऊपर चढ़ रहा हूँ क्योंकि ऊंचाई से आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं किसी को भी शूट करने के, और तुम लोग इस चट्टान के नीचे बैठे रहना,
एक दूसरे का हाथ पकड़ के, क्योंकि टाइग्रस आ रही है। आदमियों ने पूछा, सर आपको कैसे पता कि टाइग्रस आ रही है? जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि मैं उसकी आवाज़ सुन के बता सकता हूँ कि वो चल पड़ी है। और ये दोनों बकरियाँ और तुम चारों यहीं बैठ जाओ झुंड बना के, और कुछ भी हो जाए भागना मत। वो चारों वहाँ बैठ गए निहत्ते अंधेरे जंगल में, ये जानते हुए भी कि एक आदमखोर बाघिन, एक मैन ईटिंग टाइग्रस उनकी तरफ बड़ी चली आ रही है। और अगर जिम कॉर्बेट साहब नहीं मार पाए या उनका निशाना चूक गया तो हो सकता है उस 4 में से 2 कम हो जाए, 3 कम हो जाए, या शायद 1 भी ना बचे। और जिम कॉर्बेट साहब जब चट्टान पे अपनी फेवरेट .450 राइफ़ल लेके बैठे हुए थे तो उनकी ग्रिप नहीं बन पा रही थी चट्टान पे, क्योंकि वो चट्टान बहुत स्लिपरी थी। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत ही अपनी जेब से रुमाल निकाल के नीचे रखा और उसके ऊपर अपनी .450 राइफ़ल रखी, जिससे उन्हें एक स्टर्डी रेस्ट मिल जाए, एक स्टेबिलिटी मिल जाए गन को कंट्रोल करने के लिए। और जैसा ही ऐसे हुआ, वो बाघिन नज़दीक आती जा रही थी और जैसे ही बाघिन उन झाड़ियों में आई वो वहीं पे रुक गई। जिम कॉर्बेट साहब ने कहा, शिट, ये झाड़ियों में ही क्यों रुक गई? इसे जब तक ये झाड़ियों से बाहर नहीं आएगी मुझे इसका सही अंदाज़ा नहीं मिलेगा और मैं सही शॉट नहीं ले पाऊँगा। जिम कॉर्बेट साहब ने फिर रिस्क लिया और एक आखिरी और फाइनल आवाज़ लगाई एक शेर की, और उस आवाज़ को सुन के वो बाघिन झाड़ियों से बाहर निकली। और जैसे ही वो बाहर निकली, जिम कॉर्बेट साहब ने आओ देखा ना ताओ, उसकी लेफ़्ट आई के नीचे उसके चेहरे पे ही उन्होंने एक फायर किया। निशाना सटीक था, शिकारी तजुर्बेकार था, और वहीं बाघिन ढेर हो गई। लेकिन उस गन का जो रिकॉयल था, उसका जो झटका था, वो इतना तगड़ा था कि जिम कॉर्बेट साहब जो थे वो चट्टान से फिसलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगे। और गिरते गिरते एक गोली और पता नहीं कैसे चल गई। जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि मैंने तो ये गोली नहीं चलाई, लेकिन पता नहीं ये कैसे चल गई। लेकिन उस गोली के चलने की वजह से 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि वो जो दूसरी गोली थी वो बाघिन के गले में लगी। इट हिट द टाइग्रस इन हिज नेक। और दूसरी चीज़ ये हुई कि बंदूक का जो झटका, जो जर्क, जो रिकॉयल होता है, उसकी जो बंदूक की जो बट होती है गन की, राइफ़ल की, वो उनके जबड़े पे लगी और उनका जबड़ा सूज गया, उसमें स्वेलिंग आ गई। और फिर उनको 1 महीने तक लिक्विड डाइट पे रहना पड़ा, क्योंकि वो अपने खाने को च्यू नहीं कर पाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने मैन ईटिंग हंटिंग करियर का आखिरी शिकार बड़ी सफलतापूर्वक कर लिया। जिम कॉर्बेट साहब ने 19 बाघ, 19 टाइगर्स अपने पूरे करियर में मारे थे, जिसमें से 18 जो थे वो मैन ईटर्स थे। जो एक जो था जो मैन ईटर नहीं था, उसकी भी कहानी मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैनी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड इंट्रीगिंग स्टोरीज आर कमिंग सून। और फिर आप जानते हैं क्या हुआ? गांव में जब वो लोग पहुँचे तो उन चारों आदमियों ने जिम कॉर्बेट साहब को हीरो बना दिया। जिम कॉर्बेट साहब, जो कि हिंदी समझ लिया करते थे कि कौन क्या बात कर रहा है, उन्होंने समझ लिया कि वो चारों आदमी गांव वालों को ये बता रहे थे कि बाघिन ने जिम कॉर्बेट साहब के चेहरे पे हमला कर दिया। और तुम यकीन ना आए तो उनके चेहरे को देख लो, उनका चेहरा सूजा हुआ है। और फिर हालांकि ये सच्चाई नहीं थी, लेकिन शायद ये गांव वालों की एक, जिसे कहते हैं ना, हीरो वर्शिप, उनको हीरो की तरह वो पूजते थे। तो दिस वाज द एंड ऑफ द मैन ईटिंग टाइग्रस ऑफ थाक। लेकिन जब मैंने इस पूरे हंटिंग स्टोरी को मैंने एनालाइज़ किया तो मेरा एनालिसिस ये निकला कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक अच्छा निशानेबाज होना, एक अच्छा मार्क्समैन होना ही एक कुशल शिकारी नहीं बनाता है। आपको जंगल की समझ होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में
जिम कॉर्बेट साहब उसकी दहाड़ सुन के ये समझ गए शेरनी की कि दिस इज़ नवंबर एंड दिस इज़ मेटिंग सीज़न एंड शी इज़ सर्चिंग फॉर अ मेट, और अगर एक मेट के लालच में मैं इसे यहाँ बुला लूँ तो मैं इसको शूट कर सकता हूँ। ये वही कर सकता है जो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो, जंगल की गतिविधियों से वाकिफ़ हो, और जिम कॉर्बेट साहब थे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट साहब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि वो 1 मील की दूरी जो है टाइग्रेस वो आधे घंटे में कवर कर लेगी, क्योंकि जब तक वो यहाँ पहुँचेगी या थोड़ी बहुत रोशनी होगी, लगभग अंधेरे में, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है डस्क, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अंधेरा नहीं हुआ, झुटपुटा हो गया है। उस झुटपुटे में भी वो एक सटीक निशाना लगाने में सक्षम था, और इसीलिए वो एक महान शिकारी था। आप लोग जिम कॉर्बेट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कैच यू लेटर गाइस।